Most welcome my dear students. Cell, the unit of life. इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी प्रीवियस क्लासेस में भी आपने खूब ढेर सारी इसकी स्टडी की है। तो आज हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में समझेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनेलिज मिल करके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं सेल का, इसको हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट के पर्सपेक्टिव से। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक द कोशिका ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज उसे आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से ज्वाइन करिए कोर्सेज को, वो कोर्सेज जिसको कि आप ज्वाइन करके अपने ड्रीम्स को ट्रू कर सकते हैं। और अभी 20% ऑफ चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। चलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में समझते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज ऐसा करते हैं सेल के अंदर कि मिलकर के काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना। सो सम ऑफ द ऑर्गेनेलिज इनसाइड द सेल, विद इन द सेल, कोऑर्डिनेट विद ईच अदर और वो कोऑर्डिनेट करके एक फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, है ना। ऑल्दो उनका स्ट्रक्चर और तरीका अलग होता है, पर वो मिल करके किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ऐसा सिस्टम जो हमारे सेल के अंदर होता है उसको हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, विच इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें दोनों ही रेटिकुलम आते हैं, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों ही आते हैं। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, तो इतने ही क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिज हैं जो आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बनाते हैं। एक्चुअली में यही आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को डिजाइन करते हैं, उसको बनाते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। ठीक है, फिर से सुनिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। कुल कितने हो गए? 4। ठीक है, अगर इसको आप बांट लेते हैं स्मूथ और रफ में तो हो जाएंगे 5, अदरवाइज दे आर 4। सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, peroxisome are not coordinated with the above components, these are not considered as the part of the endomembrane system. भाई नॉर्मली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ करके लगता है कि मेम्ब्रेन के अंदर का सब कुछ, देख के तो यही लगता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर का सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ये सेपरेट वर्क करते हैं, अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं, एंड दे कैन नॉट कोऑर्डिनेट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। याद रखेंगे, तो जहां पे नॉट शब्द आता है उसको जरूर नोट करना है, वरना आपके नीट का क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। याद रहेगा बेटा? गुड। पहला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला मेंबर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस से लगा हुआ सबसे कॉम्पैक्ट और डेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मली एक सेल का पूरा साइटोस्केलेटन ही बना डालता है, मतलब एंडोस्केलेटन जिसको आप कहते हैं, पूरा बना डालता है। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, so electron microscopic studies of eukaryotic cell reveal the presence of a network or reticulum. नेटवर्क या रेटिकुलम की प्रेजेंस दिखती है एंडो क्या बोलते हैं आपके मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने इसको थोड़ा और भी अच्छा और आसान बना दिया है। और ये बने किससे हैं? टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो कि स्कैटर्ड हैं साइटोप्लाज्मा में, एंड दीज आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर हैं। एंडो मींस अंदर, प्लाज्मा प्लाज्मा के इनर साइड में है, अंदर है। तो ऐसा रेटिकुलम या ऐसा नेटवर्क जो कि प्लाज्मा में फैला हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विद द टर्म। अब आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हेंस endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two distinct compartments.
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रेजेंट होने की वजह से दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स आपको इंट्रासेलुलर स्पेस में देखने को मिलती है सेल के अंदर। एक इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ल्यूमेन कहा जाता है ना, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो उसको हम कहते हैं इनसाइड ईआर, दिस इज कॉल्ड ल्यूमिनल स्पेस या ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमेन हो गया ना। और दूसरा उस ल्यूमेन के बाहर का हिस्सा साइटोप्लाज्म जिसे आप कहते हैं। सो फर्स्ट compartment is luminal, that is inside ER, and second one is extraluminal, that is cytoplasmic compartment. So there are two distinct compartments which are visible due to the presence of endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum often shows ribosome attached to their surface. अब ये कहानी शुरू होती है rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. So this is the nuclear envelope, और इसके बाहर रेड कलर का आपको दिख रहा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पर प्रेजेंट है कौन, राइबोसोम। तो यही यहाँ पे बात की जा रही है कि कभी कभी सरफेस पर राइबोसोम भी आपको अटैच देखने को मिलता है। तो जब राइबोसोम अटैच देखने को मिलेगा, सो दिस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पर राइबोसोम नहीं होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लाइक दिस, ये जो बाहर वाला पोर्शन है, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्लियर हो गया भाई आपको? ओके, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक दिस। ये सभी के सभी क्या दिखा रहे हैं, ऊपर वाला जो फिगर है, कि यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अवेलेबल हैं जो प्रोटीन्स बना रहे हैं। देखिए इनका एक फंक्शन भी यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, थोड़ा सा साइटून है, कार्टून प्लस साइंस है, साइटून बोलते हैं, साइंस प्लस कार्टून, है ना। और इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम्स प्रेजेंस हैं जो अपना फंक्शन कर रहे हैं। नाउ जहां पर राइबोसोम एब्सेंट हो, in the absence of ribosome they appear smooth, they मतलब endoplasmic reticulum appear smooth, so they are known as smooth endoplasmic reticulum, that is SER. So I think now you are very clear with the terms. Okay, rough endoplasmic reticulum RER is frequently observed in the cell actively involved in the protein synthesis. You can see here this is a protein synthesis mechanism because ribosomes are the protein factories, है ना। राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। तो नीचे आप देख पा रहे हो बेटा कि यहाँ बहुत सारे वेसिकल्स सिक्रीट हो रहे हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, फिर वहां पे उनका फाइनल पैकिंग होता है और जो यूज होना है वो होता है। नीचे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहे हैं, कुछ आपको स्मूथ भी दिख रहे होंगे, कुछ रफ भी दिख रहे होंगे, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स ये दिख रहे हैं, ये रफ हैं, बाकी स्मूथ सरफेस है। यहाँ से बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स अलग अलग फॉर्म में निकलते हैं पैक होकर के, और वो फाइनल पैकिंग के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे जा रहे हैं जहां उनका कंप्लीट मैच्योरेशन होगा। उसको हम आगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। They are extensive and continuous with outer membrane of the nucleus. Rough endoplasmic reticulum की बात हो रही है। अब स्मूथ की बात करें, the smooth endoplasmic reticulum is the major site for the synthesis of lipid. नोट कर लिया बेटा, rough endoplasmic reticulum is the major site for the protein synthesis, whereas smooth endoplasmic reticulum is the major site for the synthesis of lipid. याद रखना है ना। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके लिए अलग अलग मैसेजेस आपके डीएनए से आते रहते हैं, दैट इज जेनेटिक मटेरियल से। और यहां पर वही पूरा का पूरा एक क्या बोलते हैं मैकेनिज्म आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसका जो बाहर का हिस्सा है जहां पे मैच्योरिटी हो रही है, वेसिकल बन रहे हैं, वेसिकल तैयार हो रहे हैं, और फिर वो
क्लोजर पार्ट टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हैं, फाइनली मैच्योर होके जो फार्दर पार्ट है वहां से बाहर निकलते हैं। सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकलेंगे। तो सिस और ट्रांस अभी हम आगे समझते हैं। इतना समझ में आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब गोल्जी अपैरेटस में देखिए सिस और ट्रांस की जिसकी हम बात कर रहे थे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सो कैमिलो गोल्जी 1898, ये सब मैं लिखा चुका हूं। फर्स्ट ऑब्जर्व द डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। और कई बार इनको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, वेसिकल बनाते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल बनाते हैं, बहुत तरीके से ये सेल को, जो आने जाने के सेल के अंदर की चीजें होती हैं उसको कंट्रोल करते हैं। अब वेसिकल्स जो बनते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स बनते हैं, यही ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स भी होते हैं। तो इसीलिए इनको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, या ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द, या पोस्टमैन भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं इसको। दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी, पता ही है गोल्जी की रिस्पेक्ट में ये रख दिया गया है। फ्लैट होते हैं, डिस्क शेप होते हैं, सिस्टर्नी 0.5 म्यूएम होती है, 1 म्यूएम डायमीटर होता है, ठीक। दीज आर स्टेक्ड पैरेलल, ये पैरेलल अरेंज होते हैं, आप देख पा रहे हो ये लगभग पैरेलल हैं, एक नाव के जैसी मतलब स्ट्रक्चर है, बोट लाइक स्ट्रक्चर है और पैरेलल हैं, ठीक है। स्टेक्ड पैरेलल टू ईच अदर, वेरिड इन नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, ऐसा कोई निश्चित नंबर नहीं होता है कि नहीं 20 होंगे 15 होंगे, नहीं, वो चेंज होते रहते हैं क्योंकि ये फंक्शनल होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फंक्शन करते हैं। एक्चुअल में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मैच्योर पार्ट होते हैं। लेटर ऑन और स्टडी की गई तो पता चला कि उसी के मैच्योर पार्ट होते हैं, जो और ज्यादा मैच्योर होते हैं वो निकल करके गोल्जी अपैरेटस के फॉर्म में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये सिस्टर्नी ही इसका मेन स्ट्रक्चर होता है। सिस्टर्नी क्या होता है कि एक कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर या सेमी सर्कुलर या बोट लाइक स्ट्रक्चर बना के पैरेलल स्टिक के फॉर्म में इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब ये इस तरह से अरेंज होते हैं तो दो इसके पार्ट बनते हैं, एक होता है नजदीक सिस वाला हिस्सा और दूसरा होता है ट्रांस हिस्सा, थोड़ा दूर का हिस्सा ना। नजदीक का हिस्सा मतलब जो नजदीक हो न्यूक्लियस की ओर हो, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर हो, और ट्रांस का मतलब जो दूर हो, किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूसरी तरफ हो, मैच्योर फेस हो। जो सिस वाले हिस्से होते हैं वहां पर थोड़ा सा यंग पार्ट्स होते हैं, और जैसे जैसे ट्रांस की ओर आते हैं ये मैच्योर पार्ट्स हो जाते हैं, ओके, ठीक है। सो द गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली arranged near the nucleus with distinct convex cis, यहां पर जो है ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर की तरह है ना। आपने कॉन्वेक्स और कॉन्केव देखा होगा। कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस, ठीक है ना, एंड कॉन्केव दैट इज ट्रांस, है ना। अब ये जो दूर वाला है ये क्या है, कॉन्केव हो गया, ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया, और द मैच्योरिंग फेस, ठीक है। ये फॉर्मिंग फेस होता है, फॉर्मिंग, यहां से फॉर्मेशन पार्टिकल्स एंटर करते हैं, बनना शुरू होता है, और ये मैच्योरिंग फेस होता है, यहाँ पे मैच्योरिटी हो जाती है, ठीक है ना, यानी वेसिकल्स कंप्लीट हो गए, बाहर निकलते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे सेक्रेटरी वेसिकल्स खूब ढेर सारे देखने को मिल रहे हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, बीच में जो खाली जगह होगी वो उसका ल्यूमेन होगा, अगल बगल साइटोप्लाज्मा होगा। ये बिल्कुल, क्योंकि ये बने कैसे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बने हैं, तो इसमें कहीं कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, समझ में आ गया, ठीक। द सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनेली आर एंटायरली डिफरेंट, है ये बिल्कुल ही डिफरेंट, बट दे आर इंटरकनेक्टेड, है ना। सिस और ट्रांस है ये बिल्कुल डिफरेंट, बट दे आर इंटरकनेक्टेड, यानी जुड़े हैं। तो जो वेसिकल अंदर मैच्योर होती है, जो पार्टिकल या जो केमिकल मैच्योर होता है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होता रहता है। द गोल्जी apparatus principally performs the function of packaging materials। जो भी केमिकल्स सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, या इस तरह के और भी जो केमिकल्स की सिंथेसिस होती है, उसकी पर्टिकुलरली ये पैकेजिंग का काम करते हैं। प्रिंसिपल इनका फंक्शन होता है पैकेजिंग कर देना, ये समझ में आ रहा है ना, ओके। एंड टू बी डिलीवर्ड
either to the intracellular targets or secreted outside the cell। अगर ऐसा मटेरियल है जो काम का नहीं है तो सेल के बाहर कर देंगे उस पैकेज्ड मटेरियल को, और अगर उसका यूज होना है तो सेल के अंदर ही किसी टारगेट सेल ऑर्गेनेली पे ले जाके उसको पहुंचा दिया जाता है। इसीलिए हम गोल्जी अपैरेटस को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, या क्योंकि मटेरियल्स को उनकी जगह पे पहुंचा रहा है तो पोस्टमैन ऑफ द सेल भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस हो जाता है वो। ठीक। Materials to be packaged in the form of vesicle from endoplasmic reticulum fuse with the cis phase। मतलब आप समझ रहे हो ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स निकलती, मटेरियल निकलती हैं, जब उनको वेसिकल के फॉर्म में पैकेज करना है तो वो कहाँ पे जाएंगे, वो सिस वाले हिस्से पर जाएंगे, और फाइनली पैक होकर के वो ट्रांस वाले हिस्से से बाहर निकलते हैं, मैच्योर फेज से बाहर निकलते हैं। समझ रहे हैं? यानी क्या बोलते हैं, शुरू में जो इमेच्योर पार्ट है या जो न्यू पार्ट है वहां पे एंटर होता है, सिस वाले पे हिस्से पे एंटर करते हैं और ट्रांस वाले हिस्से से बाहर निकालते हैं। दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी apparatus remains close association with the endoplasmic reticulum, है ना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सिस हिस्सा अगर दूर हो जाएगा तो मटेरियल्स को ट्रांसफर करके पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा और इस तरह से पैकेजिंग डिले होगी। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज एसोसिएशन में आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, अक्सर ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा। समझ में आ गया ना बच्चों? कहीं कोई दिक्कत? ओके। A number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi complex। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बनते हैं शुरू में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन वो ट्रांसफर हो जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, गोल्जी apparatus में, और वहां पर सिस्टर्नी में ये जाकर के मॉडिफाई हो जाते हैं। देन मॉडिफाई और मैच्योर होने के बाद फाइनली ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ट्रांस पार्ट से रिलीज होते हैं। कहां से बेटा? ट्रांस पार्ट से रिलीज होते हैं। नोट कर लिए इसको, जितने भी स्टूडेंट्स मेडिकल के प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी जो लोग दे रहे हैं, ये सब कुछ नोट करते रहिए। Golgi apparatus is important site of formation of, तो क्या भाई, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है ना, प्रोटीन एंड लिपिड्स आपको मिल जाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, है ना, RER से प्रोटीन और SER से लिपिड। और यहां पर आने के बाद, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आने के बाद उनकी जो पैकेजिंग होती है उससे वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड में। तो फंक्शन और स्ट्रक्चर समझ में आ गया बच्चों? अब यहां पे एक रियल टाइम, मतलब सेल के अंदर जो रियल में जो इंसिडेंट होता है, रियल टाइम आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल्स बन रहे हैं जल्दी जल्दी, और ये ट्रांसफर हो रहे हैं कहां पे, जल्दी से बनने के बाद तुरंत सिस वाले पोर्शन पे जा रहे हैं, ठीक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, और ये फिर मैच्योर होकर के फाइनली आप देख पा रहे हो ये ट्रांस फेस के फॉर्म में ये छोटे छोटे वैक्यूल्स पैक हो गए, मैच्योर हो गए और बाहर निकलते जा रहे हैं, और उनका जहां भी यूज होना वो हो रहा है। ये एक रियल टाइम स्ट्रक्चर है, ऐसा ही फंक्शन होता रहता है, हमेशा होता रहता है। ओके बच्चों, अब आ जाते हैं लाइसोसोम पे। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें जो हिस्सा होता है बच्चा, वो होता है एक हिस्सा लाइसोसोम का। आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ा, अब लाइसोसोम देख लीजिए, है ना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऐसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus। लाइसोसोम भी ऐसे वेसिकल्स हैं जो गोल्जी apparatus से ही बाहर निकलते हैं, और इनमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और आप कह सकते हैं कि द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल
इज रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये हर तरह से पचाने में सक्षम होते हैं, कुछ भी पचा जाते हैं। तो लाइसोसोम का मेन फंक्शन ही होता है डाइजेस्ट कर देना, है ना, बाहर से आने वाले किसी भी हार्मफुल केमिकल को, बैक्टीरिया को, एटसेट्रा को, जैसे कि ऊपर एक बैक्टीरिया एंटर कर रहा है यहाँ पे, और जैसे ही लाइसोसोम ने देखा बैक्टीरिया आया, पकड़ के खा लो भाई, तो उसको क्या किया, एनगल्फ किया और फिर इसका डाइजेशन कर दिया, क्योंकि इसके पास हर तरह का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। अब कौन कौन से हैं देखिए, हाइड्रोलेजेस भी हैं, जैसे लाइपेज, प्रोटीएस, कार्बोहाइड्रेसेस, ठीक है, और ये एसिडिक पीएच पर काम करते हैं, एकदम मस्त बढ़िया। तो लाइसोसोम डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है, यानी एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है, सेल का सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये इतना ज्यादा रिस्पॉन्स करने लगता है कि अब भाई कुछ कंडीशंस ऐसे भी होती हैं जब सेल अपने आप को सेफ्टी नहीं कर पाता है, या बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया लाइसोसोम, तो बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। ऐसे में सेल का जो नॉर्मल कंपोनेंट है या सेल को ही ये डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, क्योंकि भाई ये एंजाइम्स, इनका काम डाइजेशन करना है, तो ये नॉर्मल बॉडी को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, सेल बॉडी पूरी डाइजेस्ट होने लगती है, सेल की डेथ हो जाती है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है ना, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो जानबूझ के सुसाइड नहीं करता है, रिस्पॉन्स में सुसाइड करता है, मतलब अपने आप को बचाने के लिए। ये एक तरीका भी है कि मान लीजिए एक सेल अगर डिस्टर्ब हो रही है तो ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो प्रॉब्लम अगल बगल के सेल में ना फैले। सो एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। ओके, दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स, है ना, और ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे वायरस में, बैक्टीरिया में, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर सेल में घुस जाए तो उसको कैप्चर करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। अब तक तो चलते फिरते स्ट्रक्चर से आप लोगों को ये सब समझ में ही आ गया होगा, मैं कहानी ना भी बताता तो देख के समझ में आ गया होगा। नीचे देखिए, यहाँ पर फैगोसोम एक है जिसके अंदर बहुत सारे आपको बैक्टीरिया वगैरह देखने को मिल रहे हैं, और ये एक लाइसोसोम है जिसमें एंजाइम्स है, और ये मूव करके फैगोसोम तक जाता है, अपने एंजाइम्स को ओपन करता है, फ्री करता है, और फिर यहाँ पे प्रेजेंट हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह से सेफ्टी का काम करते हैं। लेकिन कई बार सेफ्टी करते करते ये इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, या ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि ये बर्स्ट हो जाते हैं और सेल में ही सारे के सारे एंजाइम फैल जाते हैं, तो सेल की डेथ हो जाती है, तो सुसाइड कर लेता है सेल, कहते हैं। इसलिए इसका नाम सुसाइडल बैग भी रख दिया गया है। समझ में आ गया? अब आइए लास्ट पार्ट पे चलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल नॉर्मली आपको प्लांट सेल में देखने को मिलता है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। लोअर एनिमल्स में देखने को मिल सकता है, बट हायर एनिमल्स में लगभग गायब हो जाते हैं। द वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्मा. It contains water, sap, excretory product and other materials not useful for the cell. The vacuole is bound by a single membrane जिसको कि टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये जो वैक्यूल है, इसका जो मेम्ब्रेन है, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। फिर से सुनिए, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? गुड। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम को, स्पेस को ये घेर के रखता है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो। खूब बड़ा सा वैक्यूल है ना, और इसने बहुत सा एरिया उस सेल का, जो प्लांट सेल है उसका बहुत सा एरिया इसने कैप्चर करके रखा है। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल। तो ऐसा मत समझ लेना कि हर बार वैक्यूल नॉट यूजफुल मटेरियल्स को, यानी अननेसेसरी मटेरियल्स को ही, नॉन यूजफुल मटेरियल्स को ही स्टोर करता है। कई बार वैक्यूल्स ऐसे भी मटेरियल स्टोर करते हैं, जैसे वाटर और सैप, जिनको बाद में वो रिलीज करता है वाटर के नीड के अकॉर्डिंग,
है ना, प्लांट जो वाटर की नीड है प्लांट के अंदर उसके अकॉर्डिंग कई बार ये प्रोवाइड करते हैं, तो कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। सेल की जो कंसंट्रेशन है, वाटर बैलेंस है, उसको कई बार मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स में वैक्यूल का बहुत बड़ा रोल होता है, उनके क्या बोलते हैं ओवरऑल बॉडी के ऑस्मोटिक रेगुलेशन में। तो हायर प्लांट में भले ही वैक्यूल बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि इसका कोई बहुत यूज है ना, लेकिन रियल में इसका यूज बहुत होता है। ऐसा फील होता है कि ये तो बस पड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, फूल गया है, खाली जगह नहीं, बहुत यूज का स्ट्रक्चर है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट concentration gradient into the vacuole, and hence their concentration is significantly higher in the vacuole than the cytoplasm. वैक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप के आयंस हैं जिनका कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। अब अमीबा का केस देखते हैं। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। देखा आपने, वैक्यूल अलग अलग बॉडी में अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। तो फूड वैक्यूल्स भी बनते हैं, ठीक है ना, खासकर प्रोटिस्ट में आपको ये देखने को मिल जाता है। इनका डाइजेशन होगा फिर। तो समझ में आ रहा है ना बेटा वैक्यूल के रोल्स, ठीक। अब ये एक प्लांट सेल है, बीच में खूब बड़ा सा वैक्यूल है और इसके मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम पार्ट सेल का ये कवर कर लेते हैं वैक्यूल्स, है ना, क्या मैक्सिमम पार्ट। और आपने देखा कभी कभी ये 90% हिस्से को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इजी था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था, अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मस्त होके पढ़िएगा, ठीक है। जहां कहीं भी दिक्कत आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ ही साथ अगर आप नीट को सीरियसली तैयार कर रहे हैं और चाहते हैं कि नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाएं, तो द कोशिका ऐप को डाउनलोड करिए और इस पे जो कोर्स अवेलेबल है उसको 20% ऑफ मिल रहा है, उसको जरूर आप डाउनलोड करें, है ना, और उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आपको 100% मटेरियल्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे और आपको क्वेश्चन आंसर के एमसीक्यूज के जो सपोर्ट्स हैं वो मिलते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।